तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका भुगतान संतुलन है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंतर्गत 3 तरह के टॉपिक को इसमें ऐड किया जाता है। पहला तो है आपका भुगतान संतुलन का संकट यानी कि बीओपी क्राइसिस। ये भारत में क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग विनिमय दर कहते हैं यानी कि एक्सचेंज रेट। ये हम लोग भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में। और एक और टॉपिक इसमें ऐड करके हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दोनों टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, यानी कि जेपीएससी के मेंस वाले सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कई सारे कोचिंग्स में और कई सारे बुक में ये जो आपका विनिमय दर है यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, इसी को तैरती हुई विनिमय दर कहते हैं और इसी को ही कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी भी कह देते हैं और उसी तरह उसको पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि विनिमय दर यानी कि एक्सचेंज रेट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग 3 तरह के टॉपिक को ऐड करके पढ़ते हैं। पहला है आपका बीओपी क्राइसिस, दूसरा है आपका एक्सचेंज रेट और तीसरा है आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। एक टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आयात। हम लोग बहुत सारे देश में हम लोग आयात भी करते हैं कुछ देशों से, और कुछ देशों में हम लोग अपने देश से निर्यात भी करते हैं। तो अगर हम लोग आयात किए तो आयात को हम लोग डेबिट कहेंगे। कहने का मतलब है पैसा हमारे देश से विदेश गया। अगर हम लोग दूसरे देश से अगर हम लोग मतलब कि खाद्य पदार्थ मंगाएंगे अपने देश में, तो बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा, तो वो हो गया आपका डेबिट। इसके अलावा अगर हम लोग निर्यात करें, कहने मतलब है अपने यहाँ का जो खाद्यान्न फसल है इसको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचें या फिर अदर कंट्री को बेचें, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है क्रेडिट। यानी कि जो पैसा है वो विदेश से आया। अगर हम लोग डेबिट करेंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट करेंगे तो विदेश से पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं एफडीआई। एफडीआई कहने मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब एफडीआई होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पैसा जो है वो विदेश से हमारे यहाँ आता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ भारत में एफडीआई का जो है इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी कम हो रहा है। तो कहने मतलब है विदेशों से हमारे देश में पैसा कम आ रहा है। और अगर वहीं हम बोले कि हमारे देश में एफडीआई अधिक हो रही है, कहने मतलब है हमारे देश में पैसा अधिक आ रहा है। ठीक है ना। सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट, और अगर अकाउंट से पैसा हम लोग निकाल रहे हैं या हम लोग किसी को दे रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ओवरऑल अपने एक मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे समझेंगे। अब देखिए, भुगतान संतुलन एक खाता होता है सरकार का जो कि डेबिट और क्रेडिट को मैनेज करता है। सिंपल सी बात है कि भुगतान संतुलन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भुगतान संतुलन सरकार का एक खाता होता है यानी कि अकाउंट होता है जो कि डेबिट और क्रेडिट को मैनेज करता है। किसके साथ, तो विदेशों के साथ। आगे देखिए, अगर क्रेडिट अगर कम होगा और डेबिट ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, घाटा यानी कि डेफिसिट। और अगर वहीं क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है और डेबिट कम हो रहा है तो ये आपका मुनाफा होगा यानी कि सरप्लस। कहने मतलब क्या है कि आपके देश में पैसा कम आ रहा है लेकिन आपके देश से पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो ये तो घाटा वाला कंडीशन हो जाएगा। वहीं आपके देश में पैसा ज़्यादा आ रहा है लेकिन आपके देश से पैसा कम जा रहा है, तो हो जाएगा आपका डिफिस मतलब कि सरप्लस यानी कि प्रॉफिट वाला मुनाफा होगा। अब देखिए, अगर आपके देश में क्रेडिट कम हो रहा है और डेबिट यानी कि पैसा ज़्यादा जा रहा है तो आपका देश घाटे में जाएगा। और जब आपका देश घाटे में जाएगा तो ऐसे में आपके देश को लोन लेना पड़ेगा। लोन कौन देगा, तो आपका वर्ल्ड बैंक देगा या फिर आईएमएफ देगा। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका, है ना। और जब हम लोग लोन लेंगे, हमारा देश लोन लेगा घाटा होने के कारण,
तो वही आपका बीओपी की समस्या होगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज 100 रुपया क्रेडिट हुआ, मतलब कि 100 रुपया जो है वो क्रेडिट हुआ और 80 रुपया डेबिट हुआ, तो 20 रुपया हमारे यहाँ बच गया। कहने मतलब है हमारे देश में 100 रुपया आया बाहर से, विदेशों से, और हमारे देश से 80 रुपया विदेशों में चला गया, तो अब हमारे पास कितना पैसा बच गया? 20 रुपया बचा। तो ये जो 20 रुपया बच गया है हमारे पास, यही हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। क्या है? फॉरेक्स रिजर्व है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जैसे कि ना हम लोग ना बहुत सारे जो डेवलप कंट्री है या फिर अंडर डेवलप कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री ही क्यों ना हो, वहाँ पे हम लोग आयात और निर्यात सब कुछ करते ही हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ बताया गया आपको कि भुगतान संतुलन को अगर हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। एक तो हमारा ये है आपका भारत, और एक तरफ आपका शेष जो विश्व है, यानी कि जो वर्ल्ड जो है उसकी बात किया जा रहा है कि हमारे भारत का जो अन्य जो मतलब कि वर्ल्ड के और भी जितने भी अदर कंट्री है उसके साथ व्यापार होता है। तो ये बताया जा रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे भारत से गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात होता है। हमारे भारत से गुड्स एंड सर्विसेज का निर्यात होता है, तो बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो वो आपका हो गया क्या? क्रेडिट आइटम्स। वहीं शेष विश्व से, ठीक है ना, क्या होता है कि हमारे भारत में भी गुड्स एंड सर्विसेज का आयात होता है। हम लोग चीज़ों को आयात भी करते हैं, हम लोग चीज़ों को निर्यात करते हैं। अगर हम लोग किसी वस्तु एवं सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम लोग मतलब ये निर्यात किए तो वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन अगर हम लोग आयात किए तो वो हो जाएगा हम लोग का डेबिट। यानी कि अगर आयात कर रहे हैं यानी मंगवा रहे हैं तो डेबिट यानी कि पैसा देना पड़ेगा, और निर्यात कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं तो बदले में पैसा हम लोगों को मिलेगा, हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि क्रेडिट। ठीक है, आगे देखते हैं। भुगतान संतुलन केंद्रीय बैंक में एक प्रकार का खाता होता है। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में बताया जा रहा है कि जो आपका भुगतान संतुलन होता है वो केंद्रीय बैंक में एक प्रकार का खाता होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से होने वाले आयात एवं निर्यात के कुल मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात है कि जो आपका बीओपी है, यानी कि भुगतान संतुलन है, या एक आपका मतलब कि सेंट्रल बैंक होता है, और मतलब सॉरी सेंट्रल बैंक का एक प्रकार का खाता होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं शामिल, तो किसी भी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ, यानी कि दूसरे देशों के साथ होने वाला आयात और निर्यात का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है, यानी कि जो टोटल जो मॉनेटरी जो प्राइस होता है, कुल मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस खाता में भारत एवं शेष विश्व के साथ होने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को वस्तुओं एवं पूंजी हस्तांतरण को शामिल किया जाता है। देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो लेन देन हो रहा है, लेन देन को वस्तुओं एवं पूंजी हस्तांतरण को इसमें शामिल किया जाता है। यानी या तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि लेन देन हो रहा होगा, आदान प्रदान हो रहा होगा, या फिर कुछ कुछ पूंजी का, कैपिटल्स का आदान प्रदान हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अतः भुगतान संतुलन को पुनः 3 खाताओं में विभाजित किया जाता है। 3 तरह के खाता में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि अकाउंट में। तो ये चीज़ जानिए कि जो बीओपी होता है यानी कि भुगतान संतुलन, इसमें 3 तरह का खाता होता है। एक खाता होता है जिसको हम लोग चालू खाता कहते हैं, यानी कि करेंट अकाउंट। एक होता है आपका पूंजी खाता जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और एक होता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार खाता जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट कहते हैं। तो बीओपी में 3 तरह का खाता होगा, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक आपका फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सामान्य शब्दों में भुगतान यानी कि शेष संतुलन किसी भी अर्थव्यवस्था के चालू खाता एवं पूंजी खाता का नेट आउटकम होता है, यानी कि शुद्ध जो आउटकम है वो होता है। अगर हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में इसको हम लोग समझें
तो जो भुगतान संतुलन है ये आपके किसी भी अर्थव्यवस्था का यानी किसी भी इकोनॉमी का जो आपका चालू खाता है और जो आपका पूंजी खाता है यानी कि करेंट अकाउंट और जो आपका कैपिटल अकाउंट है, इन दोनों का जो नेट आउटकम है यानी कि शुद्ध है वही आपका बीओपी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। भुगतान संतुलन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। सिंपल सी बात है। अनुकूल और प्रतिकूल कहने का मतलब है कभी कभी भुगतान संतुलन आपके फेवर में आएगा तो कभी कभी आपके फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात। आगे देखिए। सामान्यतः भुगतान संतुलन में अधिशेष यानी कि सरप्लस बीओपी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होते हैं, वहीं घाटे का भुगतान संतुलन अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में है, घाटे में है, तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसी भी अर्थव्यवस्था में। और वहीं अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका पॉजिटिव में है यानी कि सरप्लस में है तो उसका जो प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। किंतु नकारात्मक या फिर घाटे का भुगतान संतुलन को हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, परंतु जब कोई अर्थव्यवस्था घाटे के भुगतान संतुलन को संतुलित करने में असक्षम हो जाती है तब इस प्रकार की स्थिति को भुगतान शेष या फिर भुगतान संतुलन का संकट भी कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल है। अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल है यानी कि अपोजिट है। कहने का मतलब है अगर आपका बीओपी अगर आपका मतलब कि अगर आपका घाटा में है तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तो वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें बोला जाता है कि ये ना हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो अर्थव्यवस्था उस घाटे को संतुलित करने का अगर प्रयास करती है और वो कर ले जाती है तो फिर वो उसके लिए तो सही है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई अर्थव्यवस्था उस यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब कि वो जो घाटा हुआ है उसको बैलेंस करने में असक्षम हो जाती है कभी कभी यानी कि संतुलित नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भुगतान संतुलन है वो उसके लिए तो अनुकूल नहीं है ना भाई, प्रतिकूल ही रहेगा ना। सो यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का जो आकलन है यानी कि आकलन जो है वो लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांतों पर किया जाता है। कहने मतलब क्या है कि देखिए कोई भी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे जो भुगतान शेष मतलब कि भुगतान शेष जो बच रहा है तो भुगतान शेष का जो आकलन है वो अकाउंटिंग के सिद्धांतों यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे किया जाता है, जिसमें दोहरी प्रविष्ट प्रणाली यानी कि डबल एंट्री बुक जो है कीपिंग का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको एक तरह समझिए कि जो बही खाता है, बही खाता हम लोग बोलते हैं ना कि जो कोई कोई बिजनेसमैन होते हैं वो लोग अपना एक बही खाता रखते हैं कि हमारे पास कितने वस्तु बन रहे हैं, कितने वस्तुओं का हम लोग बेचे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारा बही खाते में एक तरह से लिखा हुआ होता है। उसी तरह हम लोग का भी जो भुगतान संतुलन है उसका जो हम लोग आकलन करते हैं कि कितना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग जो भी दिखते हैं ना ये हम लोग लेखांकन के सिद्धांतों पे करते हैं यानी कि अकाउंटिंग के माध्यम से हम लोग इसको करते हैं। ठीक ना, और जिसमें दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का हम लोग यूज करते हैं। आगे देखते हैं। बही खाता जो है इसे ही हम लोग बैलेंस शीट भी कहेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसको और भी बेहतर तरीके से बताया गया है। आरबीआई के द्वारा दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है। तो जो आरबीआई है हमारा केंद्रीय बैंक है भारत का, तो उस आरबीआई के द्वारा दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के आधार पर किस प्रणाली के आधार पे? तो दोहरी प्रविष्ट प्रणाली यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रोसेस के आधार पर बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है। अभी देखिए ऊपर वाला पॉइंट ये आपको समझ में नहीं आया था लेकिन इसके माध्यम से आप समझ जाइएगा कि हमारे देश में जो आरबीआई है वो एक दोहरी प्रविष्ट प्रणाली है, उसके आधार पर बैलेंस शीट है उसको वो मेंटेन करती है। ठीक है ना, बैलेंस शीट समझिए एक तरह से बही खाता है। आगे देखिए।
बैलेंस शीट को मेंटेन किया जाता है जिसके दो प्रमुख पक्ष होते हैं। जहां एक पक्ष में देनदारियों का विवरण होता है, देनदारी कहने का मतलब है लायबिलिटीज़ का विवरण होता है, कहने का मतलब है डेबिट का। वहीं दूसरे पक्ष में लेनदारियों यानी कि क्रेडिट का विवरण होता है। अब देखिए, एक तरह से आप समझिए कि ये आपका बैलेंस शीट है जिसको हम लोग बही खाता कहते हैं। इसमें दो कॉलम बना रहेगा, सिंपल सी बात है। इसमें एक कॉलम तो आपका रहेगा क्रेडिट का और एक कॉलम रहेगा आपका डेबिट का। क्रेडिट का रहेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है, किन किन चीज़ों को, वस्तुओं को और सेवाओं को आप बेचे हैं जिसके बदले में दूसरे देशों से हमारे पास पैसा आया है, वो इसमें आपका लिखा रहेगा। वहीं डेबिट में ये रहेगा कि हम किन किन देशों से क्या क्या वस्तु और सेवाएं मंगाए हैं जिनके बदले में हमको उनको पैसा चुकाना पड़ा है, उसका लिस्ट यहाँ पे, उसका डाटा यहाँ पे रहेगा। और आरबीआई के द्वारा जो बैलेंस शीट है ये कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। अब पूछेगा किस प्रणाली के माध्यम से इसको ये मेंटेन करती है, तो वो है आपका दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के माध्यम से, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के माध्यम से इसको मेंटेन करती है। ठीक ना, समझ में आ गया ना? आगे देखिए, इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है, सामान्यतः लेनदारी पक्ष को धनात्मक पक्ष या निर्यात पक्ष भी कहा जाता है। वहीं देनदारी पक्ष जो है उसको ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक या फिर आयात पक्ष भी कहा जाता है। देखिए, आप समझिए क्या बताना चाह रहे हैं। एक तो बताया जा रहा है कि देनदारी और एक है आपका लेनदारी। देनदारी का मतलब होता है डेबिट, यानी कि जो डेबिट बताया जा रहा है, लेनदारी का अर्थ होता है डेबिट, ठीक है ना। और लेनदारी यानी कि जो हम लोग लिए हैं उसका अर्थ होता है क्रेडिट। तो जो आपका क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट को हमेशा हम लोग ना पॉजिटिव में दर्शाते हैं और डेबिट को हमेशा हम लोग नेगेटिव में दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझिएगा। इसके अलावा जान लीजिए, आप एक चीज़ और बताया जा रहा है, आप पढ़े होंगे प्रेषण यानी कि रेमिटेंस क्या होता है। एक चीज़ और समझिए कि रेमिटेंस जो अकाउंट होता है इसके अंतर्गत हम लोग जो साधन लागत होता है यानी कि फैक्टर कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग निर्माण करते हैं यानी किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए चार तरह के फैक्टर यानी कि कारक महत्वपूर्ण होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और आपका उद्यम। भूमि के लिए आप रेंट दीजिएगा, तो रेंट हो गया। उसके बाद जो मजदूरी है, मतलब कि जो मजदूर लगेंगे यानी कि लेबर को आप मजदूरी दीजिएगा यानी कि वेजेस। उसके अलावा आप कैपिटल लगा रहे हैं यानी पूंजी, तो पूंजी के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा यानी कि ब्याज। और आप ओवरऑल जो आप ये कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो आप किस मकसद से कर रहे हैं? आप लाभ के मकसद से कर रहे हैं ना, तो लाभ को इसमें ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब है साधन लागत के अंतर्गत आपका रेंट, आपका वेजेस, आपका प्रॉफिट, आपका इंटरेस्ट, इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये जानिए कि हमारे देश से कई सारे लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और विदेशों से भी कई सारे लोग हमारे देशों में काम करने के लिए आते हैं। तो उसको हम लोग ना रेमिटेंस अकाउंट होता है एक तरह से, यानी कि प्रेषण, उसमें हम लोग इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो रेमिटेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वो आपका है साधन लागत, जिसके अंतर्गत श्रम यानी कि वेजेस, लाभ यानी कि प्रॉफिट, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट और किराया यानी कि रेंट, ये सब आते हैं। इसके साथ ही साथ आपका हो गया गिफ्ट यानी कि पुरस्कार यानी कि उपहार, इसको भी हम लोग रेमिटेंस में ही ऐड करते हैं। साथ ही साथ हो गया आपका अनुदान यानी कि ग्रांट, कोई देश दूसरे देश को अनुदान देता है या राज्य सेंटर जो है वो राज्यों को अनुदान देते हैं, ये सब भी इसी में हम लोग ऐड करते हैं। साथ ही साथ हो गया आपका विदेशी सहायता, जैसे कि दूसरे देश हमारे देश में अगर किसी भी तरह का डिजास्टर हो जाता है, आपदा होता है, तो ऐसे में दूसरे देश हम लोगों को क्या देती है, तो विदेशी सहायता देती है। साथ ही साथ जैसे कि आपका आईएमएफ कुछ सहायता कर दिया, वर्ल्ड बैंक कुछ सहायता कर दिया, ये हो गया। इन सभी को हम लोग प्रेषण में ही ऐड करते हैं। इसके अलावा जो आपका डोनेशन होता है यानी कि दान, अगर दान भी है वो भी हम लोग रेमिटेंस में ही ऐड करते हैं इसको, ठीक ना। ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप याद रखिएगा। एक और है आपका बैलेंस शीट का भी हम जो बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट के बारे में बताया गया आपको कि बैलेंस शीट को मेंटेन कौन करता है, तो वो करती है आपकी आरबीआई। आरबीआई बैलेंस शीट को मेंटेन किस प्रक्रिया के माध्यम से करती है, तो दोहरी प्रविष्ट प्रणाली के माध्यम से, यानी कि डबल एंट्री
बुक कीपिंग के माध्यम से इसको मेंटेन करती है। आरबीआई में दो तरह का खाता, मतलब सॉरी, ये बैलेंस शीट में आपका दो कॉलम होता है। एक कॉलम आपका लेनदारियों का और एक कॉलम आपका देनदारियों का, यानी कि क्रेडिट का और आपका डेबिट का रहता है। क्रेडिट को हमेशा पॉजिटिव में दर्शाते हैं, डेबिट को हमेशा नेगेटिव में हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, बैलेंस शीट के बारे में बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट इसमें ना दो तरह का खाता होता है। किसमें? बैलेंस शीट में। एक तो होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका करेंट अकाउंट, ठीक है ना। इसके अलावा बताया गया था कि जो आपका बीओपी है उसमें तीन तरह का खाता होगा। एक आपका करेंट अकाउंट, एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी दो तरह का खाता होगा, एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। वहीं अगर हम लोग बार बार बात किया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्या हो रहा है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है, वो किसका किसका होता है। वो या तो आपका वस्तुओं का आपका आयात निर्यात होगा, या फिर आपका जो सेवाएं हैं यानी कि सर्विसेज का आपका आयात और निर्यात होगा। इसके अलावा पूंजी का भी आयात निर्यात होता है, यानी कि लेन देन होता है। तो पूंजी का लेन देन में हम लोग लोन को भी बात करते हैं, डिपॉजिट को भी बात करते। डिपॉजिट डिपॉजिट कहने का मतलब है जो एनआरआई, कहने का मतलब नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन, जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, तो वो जो पैसा जमा करते हैं वो डिपॉजिट, वो भी आपका पूंजी का लेन देन के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब वो पैसा विदेशों से हमारे यहाँ आ रहा है, तो एनआरआई जो है वो यहाँ के बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट भी आपका पूंजी का लेन देन के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के रूप में जैसे हम लोग बात करते हैं एफआईआई, हम लोग बात करते हैं एफडीआई, तो ये सभी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसके माध्यम से पूंजी का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना। अगर हम हमेशा बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होती है यानी कि आयात और निर्यात होता है, वो किसका किसका होता है, या तो वो वस्तुओं का होगा, या फिर वो सेवाओं का होगा, या फिर वो पूंजी का होगा। तीन चीज़ का ही जो है वो आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक जो हम लोग भी बात करें पूंजी खाता क्या है और जो आपका चालू खाता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। पूंजी खाता के अंतर्गत हम लोग किसको किसको ऐड करते हैं वो देखो। पूंजी खाता में जो ट्रांजैक्शन को हम लोग रखते हैं, पूंजी खाता में जो है वो कैपिटल के ट्रांजैक्शन को रखते हैं, यानी कि जो पूंजी का जो हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि उसका जो लेन देन हो रहा है पूंजी का, उसको हम लोग पूंजी खाता में रखते हैं। पूंजी खाता में किसका ट्रांजैक्शन को रखते हैं, तो पूंजी का, यानी कि कैपिटल के ट्रांजैक्शन को पूंजी खाता के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजी खाता में क्या क्या आएगा, आपका एनआरआई डिपॉजिट आएगा, आपका एफडीआई आएगा, आपका एफआईआई आएगा, आपका एफपीआई आएगा। इसके अंतर्गत आपका गवर्नमेंट जो लोन लेता है दूसरे देशों से, ये भी आएगा, ठीक ना। इसके अलावा जो विश्व बैंक जो लोन देता है हम लोग को, देशों को, वो भी इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा इसमें जो आईएमएफ जो लोन देती है या फिर जो सहायता वगैरह देती है वो इसमें आएगा। तो पूंजी खाता में कैपिटल के ट्रांजैक्शन को हम लोग ऐड करते हैं, एनआरआई डिपॉजिट, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई गवर्नमेंट लोन, फिर आपका वर्ल्ड बैंक, आपका आईएमएफ, ये सभी का पैसा हम लोग पूंजी खाता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। वहीं अगर हम लोग चालू खाता की बात करें तो चालू खाता यानी कि जो करेंट अकाउंट है, इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो वो देख लीजिए। चालू खाता के अंतर्गत हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के ट्रांजैक्शन को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। पूंजी खाता में तो बता दिए कि कैपिटल के ट्रांजैक्शन को हम लोग शामिल करेंगे, बट चालू खाता में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। अब देखिए, चालू खाता में ना इसी में हम लोग फैक्टर इनकम को भी हम लोग रखते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है, एक चीज़ समझ लीजिए। फैक्टर कॉस्ट जो है तो वो आपका फैक्टर इनकम में कैसे बदलता है। एक चीज़ हमेशा बताते आए हम कि कंपनी के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा किया गया जो फैक्टर पेमेंट है वो किसी व्यक्ति के लिए फैक्टर इनकम कहलाता है। कैसे, अभी बताए हैं। भूमि यानी कि लैंड आपका फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन लैंड के बदले में आप भूमि के बदले में क्या दे रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं ना, तो आपका फैक्टर इनकम हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक है जैसे कि आपका मजदूर आपका फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन मजदूर को हम लोग मजदूरी दे रहे हैं, यानी कि लेबर को वेजेस दे रहे हैं, तो आपका फैक्टर इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार चीज़ का देखते हैं। एक हो गया आपका रेंट, एक हो गया आपका वेजेस, एक हो गया आपका प्रॉफिट, एक हो गया आपका इंटरेस्ट। ये सभी क्या है, फैक्टर इनकम है। यानी कि प्रेषण यानी कि रेमिटेंस, तो रेमिटेंस को हम लोग चालू खाता में रखते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम लोग चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप समझिए कि अगर वस्तुओं का जो कुल निर्यात है वो कम हो जाएगा और वस्तुओं का अगर कुल आयात है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग व्यापार घाटा यानी कि बीओपी डेफिसिट कहते हैं। मतलब कि निर्यात कम हो रहा है और आयात ज़्यादा हो रहा है, मतलब दूसरे देशों को हम कम सामान बेच रहे हैं लेकिन दूसरे देशों से ज़्यादा सामान हम मंगवा रहे हैं, तो ये तो आपका घाटा हो रहा है ना भैया। तो यही आपका है डेफिसिट बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक ना। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अभी आपको बताया गया था कि चालू खाता में हम लोग किसको ऐड करते हैं और जो आपका पूंजी खाता है वो इसमें हम लोग किसको किसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ जो बताया जा रहा है, अब देखिए करेंट अकाउंट जो है यानी कि जो आपका चालू खाता है, चालू खाता भी हम लोग देखते हैं कि चालू खाता में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं। एक तो बता दिया आपको, बता दिया गया है कि पूंजी खाता में हम लोग कैपिटल के ट्रांजेक्शन को ऐड करते हैं, बट जो आपका चालू खाता है यानी करेंट खाता, करेंट अकाउंट, इसमें हम लोग दो तरह के, इसमें भी हम लोग और भी ऐड करते हैं। एक तो है आपका दृश्य मद या दृश्य खाता और एक आपका अदृश्य खाता। खाता बोल दीजिए या फिर मत बोल दीजिए। देखिए दृश्य खाता यानी कि विजिबल अकाउंट या दृश्य मद यानी कि विजिबल आइटम, वहीं एक और होता है आपका अदृश्य खाता, ठीक ना। क्या होता है अदृश्य खाता या फिर इनविजिबल अकाउंट या फिर इनविजिबल मद, ये हो गया आपका यानी कि आइटम्स हो गया, ठीक है ना। करेंट अकाउंट में दो तरह की चीज़ें आती है, एक है आपका दृश्य खाता, एक है आपका अदृश्य खाता। दृश्य खाता इसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं का आयात निर्यात को हम लोग शामिल करेंगे और अदृश्य जो खाता है इसके अंतर्गत हम लोग सेवाओं का आयात निर्यात को भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो प्रेषण है यानी कि रेमिटेंस है इसका आयात निर्यात को हम लोग शामिल करेंगे। देखिए जो वस्तु हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वस्तुओं का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको तो हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा आपका दृश्य अकाउंट में यानी कि विजिबल अकाउंट में। लेकिन जो सेवा है वो सेवा यानी कि सर्विसेज को हम लोग देखते हैं क्या, नहीं। इसके अलावा जो रेमिटेंस है, कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, कितना मजदूरी मिला है, मतलब कि कितना काम किया है, कितना रेंट मिल रहा है, उसको हम लोग देखते नहीं है ना, तो उसको हम लोग अदृश्य खाता के अंतर्गत ही हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो जो आपका करेंट अकाउंट है यानी कि जो आपका चालू खाता है वो भारत के संदर्भ में ना हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, यानी कि हमेशा नकारात्मक रहता है, ठीक है ना। नकारात्मक क्यों रहता है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आपको ये चीज़ बताया गया है, इसको हम लोग और पीछे भी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अभी आपको केवल ये जान लीजिएगा, इसमें दो पॉइंट जानिए कि पूंजी खाता के अंतर्गत कैपिटल की ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है, वहीं जो आपका चालू खाता है इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के ट्रांजैक्शन को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। फिर बताया गया था कि जो आपका चालू खाता है इसके अंतर्गत दो तरह के खाते आते हैं, एक है आपका विजिबल अकाउंट, एक है आपका नॉन विजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में हम लोग वस्तुओं के लेन देन को शामिल करते हैं, जबकि जो आपका इनविजिबल अकाउंट है यानी कि अदृश्य खाता है इसके अंतर्गत हम लोग सेवाओं के लेन देन को शामिल करते हैं, साथ ही साथ आपका जो प्रेषण है यानी कि रेमिटेंस है इसके भी आयात निर्यात यानी कि लेन देन को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और समझने का इसमें कोशिश कीजिएगा, वो क्या है वो देख लीजिए आप, थोड़ा सा रुक जाइए। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग ये जान लीजिए कि जो आपका अदृश्य खाता है जिसके अंतर्गत हम लोग सेवाओं का निर्यात को शामिल करते हैं और प्रेषण के निर्यात को शामिल करते हैं। तो जो आपका करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट को दो भागों में बांटा गया, एक आपका दृश्य मद यानी कि दृश्य अकाउंट, इसको हम लोग ना ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। उसके अलावा जो आपका अदृश्य खाता है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका सेवाओं का यानी कि सर्विसेज का आयात निर्यात और एक है आपका प्रेषण का आयात निर्यात।
तो सर्विसेज का जो आयात निर्यात हो रहा है इसको हम लोग बी मानते हैं, और जो आपका प्रेषण का आयात और निर्यात हो रहा है इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये जो ए है आपका, यानी कि दृश्य खाता, ये हमेशा जो है वो नेगेटिव में रहता है। कैसा रहता है? नकारात्मक रहता है। वहीं अगर हम लोग अदृश्य खाता को देखें तो अदृश्य खाता में जो आपका अदृश्य खाता में क्या क्या आ रहा है? अदृश्य खाता में आपका बी है और आपका सी है, यानी कि सर्विसेज का आयात निर्यात है और आपका रेमिटेंस का आयात निर्यात है। तो जो आपका बी और सी है ये दोनों आपका पॉजिटिव में है। क्या है? ये दोनों आपका पॉजिटिव में है। कहने का मतलब है ओवरऑल आपका अदृश्य मद जो है वो आपका पॉजिटिव में है, जबकि जो आपका दृश्य मद है यानी दृश्य खाता जो है वो आपका नेगेटिव में है। तो अगर हम लोग ओवरऑल करेंट अकाउंट की बात करें, यानी कि करेंट अकाउंट की बात करें, यानी कि चालू खाता की बात करें, तो ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव है, लेकिन इसके अंतर्गत दृश्य मध्य आपका पॉजिटिव है और इसके अंतर्गत आपका अदृश्य मध्य आपका मतलब कि ये दृश्य मध्य जो है वो आपका नेगेटिव है और आपका जो अदृश्य मध्य है ये आपका पॉजिटिव में है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर पूंजी खातों को चालू खातों को देखें तो ये आपका नेगेटिव में है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये बताया गया है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला है आपका भुगतान संतुलन का संकट यानी कि बीओपी क्राइसिस। दूसरा टॉपिक है आपका एक्सचेंज रेट। तीसरा टॉपिक है आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। ठीक है ना। और तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग जान गए। साथ ही साथ सिलेबस में केवल बीओपी क्राइसिस दिया हुआ है, बट एक्सचेंज रेट और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी नहीं दिया हुआ है। कई सारे कोचिंग में, कई सारे बुक में ये चीज़ गलत बताया हुआ है और गलत पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। फिर हम लोग जाने कि डेबिट मतलब होता है आयात और क्रेडिट मतलब होता है निर्यात। इसके अलावा हम लोग जाने कि घाटा का कंडीशन क्या होता है और मुनाफा का कंडीशन क्या होता है। इसके अलावा हम लोग फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है वो भी हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि जो आपका भुगतान संतुलन है उसका एक फ्लो चार्ट देखिए भारत और आपका शेष विश्व के मध्य में। इसके अलावा हम लोग फिर भुगतान संतुलन के बारे में एक लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े कि भुगतान संतुलन क्या होता है वो जाने। फिर हम लोग जाने कि जो आपका बीओपी है इसमें 3 तरह का खाता आता है, एक आपका चालू खाता, एक आपका पूंजी खाता, एक आपका विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ये आता है। फिर इसको हम लोग ये जाने कि जो आपका मतलब कि नेट आउटकम किसको कहते हैं हम लोग, तो हम लोग ये भी जाने कि जो आपका भुगतान संतुलन जो किसी भी अर्थव्यवस्था में चालू खाता और पूंजी खाता का जो नेट मतलब कि नेट आउटकम होता है, सामान्य शब्दों में ये बताया गया था कि जो भुगतान संतुलन है यानी कि बीओपी जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का चालू खाता और पूंजी खाता का नेट आउटकम है। तो करेंट अकाउंट और जो आपका कैपिटल अकाउंट है इन दोनों का जो शुद्ध है यानी कि नेट आउटकम है यही आपका बीओपी है। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग जाने कि अगर भुगतान संतुलन अगर सरप्लस रहा तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, और हम लोग ये भी जाने कि अगर भुगतान संतुलन अगर नेगेटिव में रहा तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या पड़ता है। इसके अलावा हम लोग जाने कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भुगतान संतुलन है इसका जो आकलन है वो लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के सिद्धांतों पर किया जाता है। और साथ ही साथ अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो आपका जो ये है बही खाता है, कहने का मतलब बैलेंस शीट है, इसको कौन मेंटेन करता है, तो वो मेंटेन करती है आरबीआई। और इसको मेंटेन करने के लिए किस प्रणाली का यूज करती है आरबीआई, तो वो है आपका दोहरी प्रविष्ट प्रणाली का यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये प्रयोग करती है। साथ ही साथ हम लोग जाने कि जो आपका बैलेंस शीट होता है इसमें 2 तरह का कॉलम होता है। एक कॉलम में आपका लेनदारी और देनदारी यानी कि क्रेडिट और डेबिट को लिखा रहता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से हम लोग इसको दर्शाते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रेषण का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि बैलेंस शीट की संरचना क्या होती है वो हम लोग जाने कि इसमें 2 तरह का खाता हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है यानी कि जो इंटरनेशनल जो आपका आयात और निर्यात हो रहा है किसका किसका होता है। एक तो जाने हम लोग वस्तुओं का होता है, फिर हम लोग जाने सर्विसेज का होता है, फिर हम लोग जाने पूंजी का होता है। पूंजी का जो लेन देन होता है इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है वो हम लोग जान गए। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो पूंजी खाता है उसमें हम लोग कैपिटल के ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, जबकि जो आपका चालू खाता है इसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ
चालू खाता में हम लोग फैक्टर इनकम को भी हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा हम लोग जाने कि अगर निर्यात कम हो रहा है और आयात ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका व्यापार घाटा यानी कि डेफिसिट है ना। इसके अलावा हम लोग जाने जो करेंट अकाउंट है, चालू खाता है, इसमें दो तरह का खाता होता है। एक होता है आपका दृश्य खाता, एक होता है आपका अदृश्य खाता। दृश्य खाता अगर जो है वो उसमें हम लोग वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल करते हैं, जो कि भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। और लेकिन अगर हम लोग अदृश्य खाता की बात करें तो इसमें दो तरह का ये आता है। एक तो है आपका सर्विसेज का आयात निर्यात और एक है आपका रेमिटेंस यानी कि प्रेषण का आयात निर्यात। अगर हम लोग अदृश्य खाता को देखें तो उसमें सेवाओं का आयात निर्यात पॉजिटिव है और प्रेषण का भी आयात निर्यात पॉजिटिव है। लेकिन अगर अदृश्य खाता को हम लोग देखें तो वो भी आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन दृश्य खाता आपका नेगेटिव है। तो आपका चालू खाता में दृश्य खाता नेगेटिव जबकि अदृश्य खाता पॉजिटिव और ओवरऑल चालू खाता नेगेटिव इंडिया के संदर्भ में। ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ तक जान गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और बैलेंस शीट को हम लोग डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे का क्लास हम लोग फर्दर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।